भौतिक विज्ञान। आज हम लोग ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से चैप्टर 2 गॉस की प्रमेय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर 1 था उसमें हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम का नियम, उस चैप्टर में हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी और वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी। इसके अलावा वैद्युत द्विध्रुव उसकी निरक्षीय स्थिति, अच्छी स्थिति में तीव्रता को ज्ञात किया था। तो बच्चों, उस चैप्टर का कुछ पार्ट जो इस चैप्टर में लिंक करते हैं वो है वैद्युत बल रेखा। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा कि वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। तो वैद्युत बल रेखा सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र में ही संभव है। अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो वैद्युत बल रेखा नहीं होगी। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखा को मैं इसके द्वारा समझाता हूं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ है काल्पनिक वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। तो बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं इस चैप्टर में हमारे जो मुख्य बिंदु हैं, एक वैद्युत फ्लक्स को पढ़ना हमको डिटेल में, दूसरा वैद्युत फ्लक्स घनत्व को पढ़ना है, तीसरा गॉसियन पृष्ठ को पढ़ना है और चौथा गॉस की प्रमेय को पढ़ना है। आज के वीडियो में हम इन चारों पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, पहला पॉइंट है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? बहुत आसान भाषा में समझेंगे इसको कि वैद्युत क्षेत्र में, सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र में आएंगे। वैद्युत क्षेत्र में अगर हमारे पास कोई पृष्ठ रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ आयताकार आप देख रहे हैं, क्लस्टर को देख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप आराम से लिख सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। वैद्युत क्षेत्र में किसी तल के, ये तल है, तल का आकार वृत्ताकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है। उस तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा ये तल है, ये तल हमने वृत्ताकार बना दिया। तल का आकार कुछ भी हो सकता है। इस तल के लंबवत, इसके परपेंडिकुलर ये बल रेखा यहां से गई और यहां से गुजर गई, निकल गई। ये एरो इस बात को शो करता है, यहां से एंट्री है इसकी और यहां से निकासी है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं इस तल से 3 वैद्युत बल रेखाओं हमने पास कर दिया है। अगर इस तल से गुजरने वाली बल रेखा 3 है तो इस तल से बद्ध, एक हमने बद्ध वर्ड यूज किया, बद्ध का मतलब बाउंडेड, उससे कवर्ड, उस बद्ध का मतलब है उससे कवर्ड, उससे कितनी बल रेखा गुजरी है। तो अगर बल रेखा यहां से गुजरेगी तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। क्यों? ये बाउंडेड नहीं है। जो इस तल से गुजरेगी हम उनको ही काउंट करेंगे। तो यहां पर देख लिया, परिभाषा के अकॉर्डिंग किसी तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई, इसको फाई ई वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स को हमको किससे करना? फाई ई से कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना यह है कि वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब दूसरा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स घनत्व। उसको पढ़ने से पहले जिधर वैद्युत बल रेखा होती है उधर ही वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है? इधर, क्योंकि बल रेखा जिधर बल रेखा होगी उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब इस तल का कुछ न कुछ क्षेत्रफल भी है। मान लो इस तल क्षेत्रफल कितना ए है। हर तल का क्षेत्रफल होता है, तल वो चाहे वृत्ताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, चाहे आयताकार हो। तो अब समझना यह है इस तल से कितना वैद्युत फ्लक्स हुआ। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू ए, E इंटू ए। यहां पर क्या? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मतलब है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। जितनी बल रेखा संख्या ज्यादा होगी वैद्युत क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। ए यहां पर क्षेत्रफल हो गया। अब हम इसको एक जनरल पॉइंट में समझ सकते हैं। जनरल पॉइंट में किस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स को, तो ध्यान रखें इस चैप्टर का ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बराबर वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स कोई नई चीज नहीं है। अब हम इसको जनरल पॉइंट पे कैसे सीखेंगे? मान चलो ये हमारे पास तल है और ये तल पर लंबवत रेखा जा रही है। अब वैद्युत बल रेखा तल के लंबवत नहीं गुजरी, कुछ एंगल पे गुजरी।
तब क्या करेंगे, यहां हमने करके लंबा गुजारी थी, ये वैद्युत बल रेखा इधर से है और इधर चलेगी, जिधर वैद्युत बल रेखा जाती है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इधर बल रेखा की इधर दिशा होगी तो इधर वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे दिशा इधर होगी, इस साइड। ठीक, अब ये कितना कोण बनाया, मान लीजिए थीटा कोण बनाया। अभी जनरल कंडीशन क्या है कि यदि कोई वैद्युत बल रेखा किसी तल के लंबवत ना गुजर करके थीटा कोण पर एंट्री कर रहा है, गुजर रही है, तब इस तल से बद्ध प्लस कितना होगा, इसका क्षेत्रफल हमने ए लिया, ए यहाँ पर तल का क्षेत्रफल है। तो बच्चों ध्यान दो, पिक्चर पढ़ा था कि तल का जो क्षेत्रफल है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसकी दिशा क्या होगी, तल के लंबवत ऊपर की होगी। तो ये तल है, इस वेक्टर ए की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी, तल के लंबवत ऊपर की, ये वेक्टर ए हो गया। ठीक, अब वेक्टर ई का कंपोनेंट करिए इस दिशा में, क्योंकि इस दिशा में क्यों कर रहे हैं, तो हमने परिभाषा में पढ़ा है तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो इसके लंबवत घटक क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। इस तीव्रता का तल के लंबवत घटक क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। अब इस सिस्टम में जब वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश न करके थीटा कोण पर प्रवेश कर रही हो, तब वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये जनरल सूत्र प्राप्त होगा। इस सूत्र से हम किसी भी कंडीशन में, चाहे वो तल कैसा भी हो, डिपेंड करता थीटा का मान कितना है। अब हम कंडीशन देते हैं, अगर थीटा का मान 0 डिग्री है, थीटा का मान 0 डिग्री है, उस कंडीशन में cos 0 का मान कितना होगा, 1। उस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए। ये ध्यान दीजिए, जब थीटा का मान 0, थीटा का मान 0 का मतलब क्या है कि वैद्युत बल रेखा तल के लंबवत गुजर रही हो, बल रेखा भी ऊपर, तल का क्षेत्रफल भी ऊपर, तो उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब कंडीशन चेंज करता हूं, थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। उस कंडीशन में फाई ई बराबर कितना हो गया, 0। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर फाई ई का मान 0 है, इसका मतलब हो गया कि इस तल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या 0 है। अगर बल रेखाओं की संख्या 0 है तब फाई ई का मान 0 होगा, और जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तब वैद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू अधिकतम होती है, अधिकतम कितनी, 1। तो ये वैद्युत फ्लक्स है ना, वो अधिकतम है, और ये क्या है, न्यूनतम है। ये तुम्हें समझना होगा। अब मान लो एक लास्ट कंडीशन देता हूं। अब थर्ड कंडीशन क्या, थीटा का मान 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1। उस कंडीशन में फाई ई बराबर हो जाएगा -EA, कितना, माइनस। अब माइनस क्या वो कर रहा है, इसका मतलब है वैद्युत बल रेखा तल के लंबवत गुजरने के बजाय उस विपरीत दिशा में आ रही। अगर हम इसका चित्र को समझें तो क्या समझेंगे, ये मैंने कहा तल है, ये तल वैद्युत तल है, और ये बल रेखा है, और ये तल का क्षेत्रफल इधर होता है, तल के लंबवत तरफ बल रेखा ऊपर से नीचे जा रही है इस दिशा में। तो अब यहाँ पे थीटा का मान कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक का मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वैद्युत फ्लक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं, वैद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होता है, इसके बारे में। इसमें बस थोड़ा सा जोड़ना है, कुछ नहीं, सब कुछ वही है। यहाँ पे तुमने सूत्र देखा है, जनरल फॉर्मूला E A cos थीटा, परिभाषा इसकी सब कुछ वही है। किसी तल के लंबवत बोलेंगे तो थीटा का मान 0 डिग्री। किसी तल के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से, अब हमने इसका एरिया एकांक कर दिया, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसमें बस थोड़ा सा जुड़ गया है, केवल क्या जुड़ गया, एकांक क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इकाई कर दिया। तो किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो बार बार यहाँ पर टॉपिक निकल जाता है कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स कुछ नई चीज नहीं है। अगर हम गौर से देखें, ये फ्लक्स को महाभारत में एक सीन आया था। महाभारत में जब भीष्म पितामह जब लेटे थे, तो भीष्म पितामह पर अर्जुन ने वैद्युत बल रेखाओं के रूप में बाणों की सैया बनाई थी। अब आप विचार करो,
जो जो भीष्म पितामह महाराज है, भीष्म पितामह महाराज वो उसको आप तल मान सकते हैं, उनके लंबवत जो बाणों की संख्या थी वो बाणों की संख्या कहलाएगी भीष्म पितामह का वैद्युत फ्लक्स। अगर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर तल के लंबवत अगर 50 बाणों की सैया बनाई है तो हम कह सकते हैं भीष्म पितामह का वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया 50। तो सिंपल भाषा में समझ सकते हो, तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का दूसरा नाम है वैद्युत फ्लक्स। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, गॉसियन पृष्ठ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेयों को पढ़ने से पहले हमें गॉसियन पृष्ठ को समझना होगा। गॉसियन पृष्ठ क्या है? किसी आवेश को परिबद्ध करने वाला, कवर्ड करने वाला कोई भी काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ऐसे समझने का प्रयास करो। आवेश को परिबद्ध माने कवर्ड करने वाला, आवेश को ढकने वाला, आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ। काल्पनिक है इसका मतलब हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब जैसे मान लो थोड़े एग्जाम्पल, ये हमारे पास आवेश है, आवेश ये है, इस आवेश को हमें परिबद्ध करना है, इसको कवर्ड करना है। तो कवर्ड करने जब हमारे पास ये इसका आकार आयताकार है तो इसको हम अगर हम किसी पन्ने से कवर्ड करेंगे तो पन्ने का भी आकार हो जाएगा आयताकार। फर्क इसका मतलब क्या निकल के आया कि जैसा आवेश होगा वैसा ही गॉसियन पृष्ठ होगा। ऐसे समझने का प्रयास करो। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कहा ये हमारे पास गिफ्ट है, अगर हम इस गिफ्ट को कहीं देते हैं तो इसमें पन्नी चढ़ाते हैं, तो जो पन्नी चढ़ाएंगे वो तो वास्तविक है, यहां पर काल्पनिक पन्नी चढ़ाएंगे। अगर आयताकार कोई गिफ्ट है तो उसकी जो पन्नी चढ़ेगी उसका आकार भी आयताकार ही होगा, ये समझ लीजिए। अगर हमने कहा बॉल है, बॉल को गिफ्ट करना है तो बॉल की जो पन्नी लगाएंगे उसका आकार क्या होगा? वृत्ताकार हो जाएगा, ठीक है, गोलाकार हो जाएगा। तो जैसी वस्तु होती उसी प्रकार का उसकी पैकिंग होती है। तो बस पैकिंग का ही दूसरा नाम है गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं, उसको ध्यान से लिखेंगे, धीरे धीरे लिखे बोल रहा हूं। आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। इसके बाद इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय जिसके नाम से चैप्टर है, तो गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट को हमें समझना होगा। गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट छोटा सा स्टेटमेंट है, किसी गॉसियन पृष्ठ से, बार बार हम गॉसियन पृष्ठ से चर्चा करेंगे, किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? फाई। किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ पर कुल आवेश और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अगर इस गॉसियन पृष्ठ पर Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट और आवेश है तो उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। आवेश सदिश राशि है तो उनका योगफल क्या होगा? सिग्मा Q। तो हम यहां पर लगा देंगे सिग्मा वर्ड यूज करें। सिग्मा Q का मतलब है उस गॉसियन पृष्ठ पर कुल कितना आवेश है। अगर मैंने कहा 5 कूलम, 8 कूलम, 10 कूलम, तो मैंने कहा कुल आवेश कितना? 5 + 8 + 10, ये सिग्मा Q कहलाएगा। तो इस छोटी सी प्रमेय है, फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए ये गॉस की प्रमेय है। तो इस चैप्टर में हमने देखा वैद्युत फ्लक्स को, हमें इस पहले वीडियो में हमें वैद्युत फ्लक्स को ध्यान से समझना है। वैद्युत फ्लक्स को दो प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। एक डेफिनेशन से फाई ई बराबर ई ए cos थीटा, दूसरा गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों से हमने क्या निकाला है? वैद्युत फ्लक्स निकाला है। इन दोनों को हमें ध्यान समझना है। डेफिनेशन से ई ए cos थीटा और गॉस की प्रमेय से सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आज की क्लास में आपने इतना पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में इस गॉस की प्रमेय का पूरा डेरिवेशन कराएंगे और व्यंजक प्राप्त करेंगे। उस व्यंजक को आप समझेंगे और इसमें गॉस की प्रमेय के विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो अगले वीडियो में हम इसको ध्यान से समझेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।